जय हिंद विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और लगन और मेहनत के साथ अपने अध्ययन निरंतर करते आ रहे होंगे। आज की क्लास के अंदर हम विशेषकर टेंस सीखेंगे और कल की जो क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको टेंस का जो शार्ट था उसके बारे में बताया। साथ ही हमने ये जाना टेंस 3 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं, उसके बारे में बात की। और प्रत्येक टेंस का जैसे प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं उसी प्रकार से पास्ट के भी 4 भाग होते हैं। और फ्यूचर नाम का वैसे तो कोई टेंस होता नहीं, ग्रामेरियन कहते हैं कि फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता, उसको अपन मूड या फिर मन के हिसाब से या प्रेजेंट से रिलेट करके उसको हम बना देते हैं। फिर भी हमें 3 टेंसेज मानने और तीनों की जो हमारी, क्योंकि एनसीईआरटी बुक के अंदर 3 टेंसेज की उदाहरण दी गई है। बुक्स कहती है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें पढ़ना है। अब वे बच्चे जो 6th 7th 8th 9th 10th इस क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, तो इनका जो बेसिक्स है वो टेंस का कंप्लीट नहीं, या फिर बेसिक्स है वो कमजोर है कहीं ना कहीं। हर एक बार उनका टेंस का क्वेश्चन गलत हो जाता है, या फिर जब कोई भी सेंटेंस होता है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए बच्चों को बोला जाए तो बच्चे ट्रांसलेट नहीं कर पाते। तो उनमें कहीं ना कहीं वो टेंस की ही समस्या है। साथ ही आपको ये बतानी है कि कौन सा वाक्य है वो कौन से टेंस का है, कौन सी घटना कब घटित हुई, काम हुआ है या फिर होना है फिर हो रहा है, उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो हम इस मेथड से हमें टेंस पढ़ना होगा। साथ ही क्योंकि आप रीडिंग मारते हो, बुक की रीडिंग करते हो, उसके अंदर भी जब भी आप बुक को गो थ्रू करते हो तो उसके अंदर आपको कम से कम टेंस की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। यदि आपको टेंस की बेसिक जानकारी भी है ना, तो आप आराम से मतलब बुक को रीड कर सकते हो और साथ ही साथ उसके अंदर ये भी देख सकते हो कि ये जो पैरा है, जो सेंटेंस है, आखिरकार जो आपका लाइन है, पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये किस टेंस में लिखा हुआ है या फिर किसके बारे में लिखा हुआ, उसका हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो। साथ ही उसका समय का पता लगा सकते हो कि ये घटना कब की है। तो इसके लिए आपको टेंस का थोड़ा सा बेसिक जानना जरूरी बनता है। और वैसे तो आपके कोर्स में भी 10 चैप्टर है, तो टेंस को अच्छे से और एडवांस लेवल तक पढ़ने के लिए सबसे पहले एडवांस, आप बेसिक शुरुआत से एडवांस नहीं कर सकते, यदि करोगे तो भी वो समझ में नहीं आएगा। क्यों ना कहीं ना कहीं आपका जो बेसिक्स कमजोर है, और जब आपका बेसिक्स स्ट्रांग होगा तब आप थोड़ा सा भी क्वेश्चन हल्की भारी टाइप का आ जाएगा ना, तो उसको आप आसानी से कर पाओगे। तो इस क्लास के अंदर मेरा आपका यही टारगेट है कि केवल और केवल मैं आपको बेसिक्स बातें बताऊं। केवल और केवल हम जो ओनली फॉर बात करेंगे वो करेंगे टेंसेज की, और टेंस का जो बेसिक्स है उसके बारे में बात करेंगे। और जब भी हमारा आने वाले दिनों के अंदर आने वाली क्लासेज के माध्यम से मैं आपको टेंस का बेसिक अच्छे से करवा देता हूं, उसके बाद में हम क्या करेंगे, एडवांस लेवल की ओर बढ़ेंगे। और एडवांस लेवल में हम ये जानेंगे कि मतलब कौन सा जो आपका टेंस है उसके बारे में क्या क्या फैक्ट है वो ध्यान रखने हैं, कौन सा टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो इन सारी की सारी चीज़ों का जिक्र है अपन वो एडवांस में करेंगे, ठीक है ना। थोड़ी सी मक्की थी परेशान की, अब आ गई। तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। अब आपको देखना क्या है कि टेंस होता क्या, सबसे पहले तो वो जानना है। तो वो अपन एडवांस में देखेंगे, टेंस की डेफिनेशन क्या है, कौन कौन सी जगह टेंस का प्रयोग आप कर सकते हो, तो वो चीजें एडवांस की है। हमें यहाँ केवल और केवल बेसिक्स ही कवर करना है। और इस क्लासेज के अंदर ये क्लास 30 मिनट्स या 40 मिनट के आसपास में क्लासेज रखूंगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रत्येक टेंस, ओवरऑल हमारे जो टेंसेज होते हैं, कुल टेंसेज मिला के देखें तो 12 टेंसेज है। प्रत्येक टेंस की अपनी जगह अलग पहचान है, अपनी जगह अलग आइडेंटिफिकेशन है, या फिर उसकी आइडेंटिफाई करने के लिए भी हमें अलग अलग बात का ध्यान रखना होता है। तो हम प्रत्येक टेंस को अच्छे से एक क्लास में एक ही टेंस को कवर करेंगे। पहले प्रेजेंट के 4 भाग कवर करूंगा, फिर मैं पास्ट के 4 भाग पढ़ाऊंगा, उसके देन बाद में हम फ्यूचर की ओर बढ़ेंगे। तो आई होप आपको आने वाले दिनों के अंदर, और साथ ही टेंस किस तरीके से पढ़ना है, टेंस को 2 तरीके से पढ़ा जाता है, एक तो बेसिक्स लेवल, एक एडवांस लेवल। तो आने वाले दिनों के अंदर हम जो बात करेंगे वो केवल और केवल किसके ऊपर बात करेंगे, टेंस का जो बेसिक्स है उसके ऊपर बात करेंगे। और टेंस का जो लेवल है वो कैसा लेवल, केवल और केवल बेसिक्स लेवल की ही बात करेंगे हम। क्योंकि जो बेसिक्स लेवल्स है वो आपका कवर हो जाएगा ना, तो आप आराम से जो है वो पेपर में है वो क्वेश्चन आप कर पाते हो। और जब आपका बेसिक्स लेवल्स कवर नहीं होगा तो थोड़ी सी आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि हमारा बेसिक लेवल कमजोर है, तो फिर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। साथ ही टेंस का क्वेश्चन करेक्शन या करेक्ट करने में थोड़ी सी आपको घबराहट होगी।
तो आई होप आपको समझ में आ गया। जो भी आपका भाई बहन है टेंस से घबराहट है उसको, या आपने भी टेंस पढ़ा है लेकिन आपको अच्छे से उसके बारे में डाउट क्लियर नहीं हुए, तो आने वाली क्लासेज के अंदर आप मेरे ऊपर बिलीव कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, और कम से कम 12 क्लासेज के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा 12-13 क्लासेज लगेगी। और जो 10 छोटे होंगे तो उनकी क्लासेज 20-25 मिनट की लगेगी, और हम प्रत्येक आपका टेंस है उसको 10 सेंटेंस के थ्रू समझेंगे कि हिंदी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें और इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, ये भी हम समझेंगे। तो आई होप आपको स्ट्रेटजी अच्छे से, रणनीति अच्छे समझ में आई। हमें केवल पहले क्या कवर करना, बेसिक्स। जितना बेसिक्स अच्छे से कवर होगा उतना हमें एडवांस अच्छे से समझ में आएगा। फिर हमें बुक की मीनिंग समझ में आ जाएगा कि हम किताब पढ़ रहे हैं तो मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये कौन से टेंस में है ना। आप जैसे वाक्य बोलते हो कि है, हाँ, ही, या फिर था, थे, थी, होगा, गा, गेगी, तो ये आप टेंस को देख के ही पहचान सकते हो कि कौन सा सेंटेंस है, उसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है। उसके अंदर आप मन से जो चीजें ऐड करते हो वो केवल टेंस के वजह से, और ये भी ध्यान रखते हो कौन सी घटना कब हुई, तो वो केवल टेंस ही आपको डिनोट करता है। उसके लिए टेंस के अंदर भी आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब्स, इनसे आपको हमेशा मदद मिलती है। तो आई होप सबसे पहले आपको इतना तो बेसिक्स पता ही होगा कि टेंस 3 प्रकार का होता, वैसे होता तो 2 ही है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर 3 प्रकार का मानना है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। क्यों होता है इसका कारण मैंने क्लास की शुरुआत में बता दिया। अब हम आने वाले दिनों के अंदर इंट्रो में ये मैंने 2-3 मिनट में बता दिया कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन कौन से बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। जिसने टेंस का टी भी नहीं पढ़ा है वो भी इसको क्लास को अटेंड कर सकता है, जिसने पढ़ा है या फिर उसको थोड़ा बहुत डाउट है, बेसिक्स आपका अच्छे से मैं कवर करवा दूंगा। बेसिक्स की जितनी बातें, उन बातों को ही हम सब सिलेबस को और साथ ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से जो पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है, उनको हम टच करते चलेंगे। उसके मद्देनजर रखते हुए हम ही बात करेंगे। यहाँ हम पूरा डीप में नहीं बैठेंगे, लेकिन बेसिक्स जो है उसको हम अच्छे से समझेंगे। सॉरी। अब देखो, सबसे पहले तो आप ये जानो कि टेंस होते कितने प्रकार। तो एक तो होता है प्रेजेंट, ठीक है। इतना विद्यार्थियों जो भी नया बच्चा है वो ये देखे कि प्रेजेंट नाम का एक टेंस होता है। सेकेंड आपका होता है, दूसरा होता है पास्ट, दूसरे का नाम होता है विद्यार्थियों पास्ट, इसको स्पेलिंग को पास्ट भी बोलते हैं। तीसरा होता है बच्चों फ्यूचर, कौन सा होता है, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 तरीके के विद्यार्थी टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। समझ में आया आपको कितने तरीके के टेंस होते हैं? 3 तरीके के टेंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है, वैसे तो टाइम है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टाइम है, लेकिन टाइम और टेंस ये कहीं आपने बुक में देखा होगा टाइम एंड टेंस, तो टाइम और टेंस का इतना गहरा संबंध है आपस में, वैसे ही दोनों चीजें अलग अलग है, फिर भी इन दोनों चीजों का और एक वर्ब का, इन तीनों चीजों का आपस में इतना ज्यादा घोर संबंध है, गहरा संबंध है कि आप कुछ कह नहीं सकते। इसलिए आपको प्रेजेंट को यहाँ पर, जब इसके पीछे में टेंस लगा दूंगा प्रेजेंट टेंस, तो इसका मतलब हो जाएगा वर्तमान काल। वर्तमान में जो कोई भी घटना घटित होगी वो इसके अंदर आएगी, समझ में आई बात। और पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है विद्यार्थियों भविष्य काल। तो आई होप इतना समझ में आया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, कम से कम इतना तो आपने जाना। यदि आप इतना भी सीख चुके हैं ना, तो आज की क्लास में आने का आपको बेनिफिट कम से कम 1% हुआ, एक आपने ये चीज सीखी है। अब इसको वर्तमान काल कहते हैं, इसको भूतकाल कहते हैं, इसको भविष्य काल कहते हैं, ये चीज तो आप अच्छे से कवर कर ही सकते हो। अब देखो, अब मैं बात ये करता हूं कि प्रत्येक टेंस के जो भाग होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। प्रत्येक टेंस के भाग कितने होते हैं, यहाँ पर एक शॉर्ट में आपको नोट्स बनाने, बेसिक्स नोट्स में कॉपी लेके आप आराम से बैठो, ठीक है ना। और प्रत्येक टेंस के जो भाग होते हैं, ईच टेंस, ठीक है, डिवाइड इनटू 4 टाइप्स, मतलब ऐसा समझो ईच टेंस हैव 4 टाइप्स, वो 4 टाइप्स रखता है या उसके 4 प्रकार होते हैं, समझ में आई बात। तो प्रत्येक टेंस के जो भाग होते हैं ना, वो भाग कितने होते हैं, पार्ट्स कितने होते हैं, तो प्रत्येक टेंस के जो भाग होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 4। अब वो 4 भाग कौन कौन से होते हैं विद्यार्थियों, आप ये ध्यान रखो। अब मैं थोड़ा ब्लैक को यूज करता हूँ क्योंकि ब्लैक आपको अच्छे से दिखेगा। देखिए बच्चों, घबराने की कोई जरूरत नहीं। पहला जो भाग होता है उसका नाम है इनडेफिनेट। पहले का नाम क्या है, इनडेफिनेट, ठीक है ना। और इसी को दूसरे नाम से बोलते हैं, उसका नाम है सिंपल। मतलब इसको इंडेफिनेट भी बोलते हैं बच्चों और सिंपल भी बोलते हैं। 2 नाम है, किसके नाम है, आपके इंडेफिनेट के 2 नाम है। इतनी बात समझ में आई बहुत अच्छे से। दूसरा है कॉन्टिन्यूस, कौन सा है, कॉन्टिन्यूस। मन मन में गुनगुनाना, आपको क्या लिखा मैंने, कॉन्टिन्यूस। तीसरा कंटिन्यूस या कॉन्टिन्यूस। तीसरा है परफेक्ट, क्या है, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। और 4th नंबर पर आता है परफेक्ट
कॉन्टिन्यूस। मतलब इसके अंदर दो टेंस आते हैं, एक तो परफेक्ट और एक कॉन्टिन्यूस। तो इसका अलग ही कुछ ना कुछ रुतबा है, यानी अलग पहचान रखता है। उस पहचान के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। कॉन्टिन्यूस, आई समझ बात बहुत अच्छे से। अब आप देखिए कि यदि आपने इन भागों को अच्छे से समझ लिया, जैसे मान लो इंडेफिनेट को आपने, इंडेफिनेट का मीनिंग क्या होता है वो आपने समझ लिया, कॉन्टिन्यूस का आपको मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया, या फिर परफेक्ट का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया। उसके बाद में जैसे अगला है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, यदि इसका मीनिंग भी आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, तो आप अच्छे से बता सकते हो कि इसका मतलब होता क्या। अब मेरी बात सुनिए आप, इंडेफिनेट, इंडेफिनेट का मतलब होता है साधारण, मतलब सामान्य। इंडेफिनेट का मतलब क्या होता है? सामान्य। जैसे इंडेफिनेट तो अनिश्चित होता है, फिर भी यहाँ टेंस के मामले में इंडेफिनेट या सिंपल का मतलब होता है सामान्य घटना, कोई भी सामान्य घटना, सामान्य घटना का घटित होना। अब मेरी बात सुनो, मैंने एक शुरू में बात कही थी, प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं और चारों ही भाग सेम होते हैं। प्रेजेंट का इंडेफिनेट भी होता है, प्रेजेंट के अंदर कॉन्टिन्यूस भी आता है, प्रेजेंट के अंदर परफेक्ट भी आता है, प्रेजेंट का चौथा भाग परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। इसी क्रम से होता है। उसी प्रकार से पास्ट का भी पहला भाग पास्ट इंडेफिनेट, दूसरा कॉन्टिन्यूस, तीसरा परफेक्ट, चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी मैं आखिरकार कह क्या रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप देखिए, और फ्यूचर का भी चारो, सिंपल फ्यूचर बोलो, या फिर फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रत्येक टेंस के भाग कितने होते हैं? तो प्रत्येक टेंस के कितने भाग हो गए? आप कहोगे प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। आई इतनी बात समझ में? अब मेरी बात सुनिए आप अच्छे से कि जो आपका इंडेफिनेट टेंस होता है, इसका मतलब होता है कोई भी सामान्य घटना, ठीक है ना। और कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि कोई भी काम का, कार्य का क्या होना? जारी होना। कोई भी घटना जो जारी है तो वो कौन से, किसके अंदर आएगी? कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब ऐसे समझो, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है, आप रिलेट करो इसको कंटिन्यू से। कंटिन्यू आपने वर्ड सुना होगा, कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? किसी भी घटना का जारी होना, किसी भी काम का जारी होना। तो कॉन्टिन्यूस टेंस ये बताता है, जैसे मान लो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि वर्तमान के अंदर कोई भी काम जारी है। इसका दूसरा एक और नाम आता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब कोई भी काम, घटना, कार्य जारी है, प्रगति पर है। समझ में आई बात? थर्ड पर बैठेंगे तो इसका नाम है परफेक्ट। और परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी कार्य का क्या होना? पूर्ण होना। अब मेरी बात सुनो, आप किसी बंदे को कहते हो कि ये जो बंदा है या फिर ये जो कोई भी चीज है वो परफेक्ट है, तो परफेक्ट का मतलब अपने आप में, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण होना। तो कोई भी घटना, जैसे प्रेजेंट की हो, पास्ट की हो, फ्यूचर की हो, यदि कोई भी कार्य जो पूर्ण हो गया, कंप्लीट हो गया, तो वो किसके अंदर आएगा? परफेक्ट के अंदर आएगा। आई समझ बात? उसके बाद में नेक्स्ट पर आप बढ़ोगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसके अंदर 2 टेंस है, एक तो परफेक्ट है और दूसरा कॉन्टिन्यूस। तो परफेक्ट का मतलब तो होता पूर्ण होना, कॉन्टिन्यूस का मतलब रहना, जारी रहना। तो जैसे मैं एक सेंटेंस आपको हिंदी के सेंटेंस से समझाता हूँ। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला कि रमेश 2 घंटे से खेल रहा है, यहाँ जो है नया 5 घंटे से टीवी देख रही है। अब इस सेंटेंस में आप थोड़ा सा एनालिसिस करें अच्छे से कि रमेश 2 घंटे से खेल रहा है, इसका मतलब उसने 2 घंटे वो खेल चुका है। मतलब कहने का मतलब आधा काम, जितना भी जो भी वो काम कर रहा है, उस काम का आधा भाग वो कंप्लीट कर चुका है, यानी पूरा कर चुका है। इसका मतलब उसमें परफेक्ट भी होना चाहिए, इसीलिए इसके अंदर परफेक्ट का भी प्रयोग होता है। और सेंटेंस क्या था कि रमेश 2 घंटे से टीवी देख रहा है, या जो खेल रहा है। तो खेलने का मतलब होता है अभी भी कोई कुछ वो काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ, काम जारी भी है, मतलब काम पूरा भी हुआ और उसके साथ साथ कार्य जारी भी है। तो इसका मतलब ये कौन से टेंस में आता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर। तो इतना समझ होना है। कहने का मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि समय के साथ समय के साथ किसी कार्य का क्या होना? समय के साथ कार्य का जारी होना, समय के साथ जारी होना, ठीक है ना। किसी कार्य का जारी होना या जारी रहना। कोई भी काम जो समय के साथ निरंतर हो रहा है, जारी है ना, कंटिन्यू है, प्रोग्रेसिव है, कॉन्टिन्यूस, वो किसके अंदर आएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर आएगा। एक बार इसका ऊपरी तौर से और रिवीजन कर दीजिए। इंडेफिनेट का मतलब होता है कोई भी सामान्य घटना। प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसका मतलब वर्तमान काल की सामान्य घटनाओं को दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रयोग होता है। पास्ट इंडेफिनेट, भूतकाल की सामान्य घटनाओं को दर्शाने के लिए पास्ट इंडेफिनेट का प्रयोग होता है। फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर की कोई सामान्य घटना होगी उसको डिनोट करने के लिए किसका प्रयोग होता है? फ्यूचर इंडेफिनेट का। जैसे मैं बोल दूं कि राम विद्यालय जाता है, तो ये प्रेजेंट की नॉर्मल घटना है, ठीक है ना, बहुत ही बेसिक से बेसिक घटना है, तो ये आएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट में। अब मैं बोल दूं कि राम विद्यालय गया,
तो ये भूतकाल की नॉर्मल घटना होगी, ठीक है ना। तो ये किसके अंदर आएगी, इंडेफिनेट सिंपल टेंस के अंदर आएगी। तो भूतकाल का पास्ट का ही पहला भाग होता है पास्ट इंडेफिनेट, उसके अंदर ये घटना लिखी जाएगी। अब मैं बोलूँ राम विद्यालय जाएगा, तो फ्यूचर के 4 भाग होते हैं। कोई भी काम फ्यूचर में होता है मतलब होगा, या फिर हो रहा होगा, या हो चुका होगा, या समय के साथ कोई भी कार्य जारी होगा। तो उसी प्रकार से आप समझ लीजिए कि इन सभी भागों का ये महत्व होता है। यदि ये भाग आपको अच्छे से पता है तो आप आराम से कम इन सभी टेंसेज का बेसिक जान सकते हो कि इंडेफिनेट का मतलब सामान्य घटना, कॉन्टिन्यूअस का मतलब कोई भी कार्य जारी होना, परफेक्ट का मतलब कोई भी किसी भी काम का पूर्ण होना, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है समय के साथ किसी कार्य का क्या होना, जारी होना या जारी रहना। तो ये इसके अंदर आते हैं। अब देखो विद्यार्थियों, तो हमने जान लिया कि इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है। ये सभी टेंसेज के कॉमन भाग है। अब इसको पढ़ना कैसे, जैसे मैं यहाँ पर कोई भाग का नाम लिख दूं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जैसे मैंने यहाँ लिखा, आप सपोज करो मैंने लिखा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या लिखा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आई होप आपको दिख रहा होगा। धीरे धीरे मैं वीडियो की क्वालिटी में और टेक्निकल जो भी संसाधन है उसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है कि आप देखिए, सबसे पहले पास्ट कॉन्टिन्यूअस को आप थोड़ा सा पहचान सकते हो कि इस टेंस में क्या हो रहा होगा, मतलब कैसी घटना हो रही होगी, क्या हो रहा होगा, इतना आप पहचान जाओ। इतना समझाने के बाद में पहले मुझे ये बताओ, पास्ट इंडिकेट इसके अंदर टाइम है, पास्ट का मतलब क्या हो गया, भूतकाल। इतना समझ में आया, चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में आया ना आपको। तो पास्ट का मतलब भूतकाल, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस का मतलब हुआ कोई भी काम जारी होना। तो भूतकाल के अंदर कोई भी कार्य जारी होना, मतलब भूतकाल में कोई काम हो रहा था, तो वो किसके अंदर आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आएगा। तो आई होप आपको भी फील आ रहा होगा कि हमने इतना इन भागों को भी अच्छे से एनालिसिस करके हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया कि मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि भूतकाल के अंदर कोई कार्य जारी होना। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो फ्यूचर का मतलब भविष्य, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब किसी काम का जारी होना, किसी काम का प्रोग्रेस पर होना। तो भविष्य में कोई काम जारी होगा तो वो किसके अंदर आएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आएगा। तो इतनी बात आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है या नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट्स है उसके ऊपर बात करते हैं। अब अगली चीज क्या है, आप ब्लैक आपको अच्छे से दिखता है तो मैं ब्लैक से लिखूंगा। अब आप देखिए कि आपने टेंस पढ़ ली, 3 प्रकार के टेंस, और प्रत्येक टेंस के भाग पढ़ लिए। अब इसको लिखने की कोशिश कीजिए आराम से बैठ के, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनिए आप, एक आपका थोड़ा सा मैं डाउट होता है उसको भी कवर कर दूं। जैसे आप किसी भी भाग को बोलते हो ना, PRESENT, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, ये आपका सही है बोलना, प्रेजेंट इंडेफिनेट बोलना। लेकिन इंडेफिनेट का दूसरा नाम होता है, वो होता है सिंपल। क्या होता है, सिंपल। तो आप ऐसे मत बोलना प्रेजेंट सिंपल, ये थोड़ा बोलने में गलत है। तो आप क्या बोलोगे, सिंपल प्रेजेंट। क्या बोलोगे, सिंपल प्रेजेंट। कहने का मतलब मेरा सा यही है कि जो इंडेफिनेट भाग होता है, इंडेफिनेट हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, ये सभी भाग जो भी टेंस होता है उसके आगे लगते हैं। मतलब प्रेजेंट के आगे लग गए तो प्रेजेंट के भाग बन गए, इन सब के आगे, इन भागों के आगे यदि पास्ट लग गया तो पास्ट के भाग बन गए, इन सभी भागों के आगे, इन सभी का मतलब जो अभी मैंने यहाँ लिखवाया था ना, ये लिख रखा देखो, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, थोड़ा सा रिमूव नहीं हुआ, तो इन सभी के आगे फ्यूचर लगाओगे, ये सभी फ्यूचर के बन जाएंगे। लेकिन सिंपल में आपको क्या ध्यान रखना है, सिंपल में आपको टेंस का जो भाग समय है वो आगे लगाना। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, सिंपल पास्ट, ऐसे बनेगा, ना कि पास्ट सिंपल, पास्ट फ्यूचर, है ना, ऐसे कभी नहीं बनेगा। समझ में आएगा। तो सिंपल प्रेजेंट बनेगा और सिंपल पास्ट बनेगा, सिंपल फ्यूचर बनेगा। फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, या फिर पास्ट सिंपल, ऐसा नहीं बनेगा। उल्टा आपको नहीं बनाना, ऐसे बनाना प्रेजेंट सिंपल। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। वैसे ही ज्ञान की बात थी, फिर भी हम आगे बात करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि वर्ब का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि हमारी जो पहली क्लास है, तो पहली क्लास के अंदर हमें वैसे थोड़ा सा बेसिक जानना होगा वर्ब का कॉन्सेप्ट। अब बहुत ही थोड़े से समय में मैं आपको इसको क्लियर करके देता हूँ। एक साइड में लिखिए आप वर्ब का कॉन्सेप्ट। मेरी बात सुनिए विद्यार्थियों, प्रत्येक वर्ब की ओवरऑल कितनी फॉर्म होती है, 5 फॉर्म होती है। प्रत्येक वर्ब होती है, वर्ब का मतलब होता है क्रिया, एक्शन वर्ड, ठीक है ना। स्टेटिव वर्ब्स हो गई, पोजेशन, एक्शन। एनी वर्ड गिव, एनी वर्ड शो, क्या देता है, जो मतलब दर्शाता है। एनी वर्ड विच शो, जो दर्शाता है।
एक्शन या स्टेट या फिर पोजीशन जो अवस्था दर्शाता हो, मतलब जो एक्शन का मतलब कार्य दर्शाता हो, जिससे ये पता चले कोई भी कार्य हो रहा है, जिससे ये पता चले कोई अवस्था का पता चले, जिससे किसी अधिकार का पता चले, उसे क्रिया कहते हैं। मतलब हिंदी में आपने सुना किसी भी शब्द, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उस शब्द को ही क्रिया कहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ राम खेलता है, तो इस वाक्य के अंदर जो हमको खेलता शब्द है ना, उस खेलता शब्द से हमें ये मतलब ध्यान आ रहा है कि खेलता शब्द से हमें ये पता चल रहा है कि आपका क्या होगा कि कोई भी काम हो रहा है। राम से पता नहीं चल रहा कोई कार्य हो रहा है, ना ही है से पता चल रहा, बल्कि जो खेलता शब्द है उससे पता चल रहा है कि खेलने का काम का जो पता चल रहा है वो खेलने से, खेलता शब्द से चल रहा है। तो उसको अपन क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। आई समझ में बात, ठीक है ना। अब देखो वर्ब का कॉन्सेप्ट, वर्ब का कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रत्येक वर्ब की आपने सुना होगा। जैसे मैं गो का एग्जांपल ले रहा हूँ, गो, वेंट, गॉन, ये आपको ऐसे लिखना, अगली गोइंग और अगली गोज। तो प्रत्येक वर्ब की टोटल फॉर्म कितनी होगी, 5 फॉर्म होगी। इसको फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे विद्यार्थियों, ये सेकेंड फॉर्म होगी, ये थर्ड फॉर्म होगी, ये फोर्थ फॉर्म होगी, ये कौन सी फॉर्म होगी, फिफ्थ फॉर्म होगी। तो आप समझोगे कि मेनली जो वर्ब की होती है वो 3 फॉर्म होती है। ज्ञान की बात ध्यान नहीं रखनी है, वैसे वर्ब टॉपिक में हम अलग से पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि इस वर्ब को भी देख के आप जान जाओगे कि टेंस कौन सा है। सबसे पहले भाग को देख के जान जाओगे, उसके बाद में आप वर्ब को भी देख के पता चला सकते हो कि कौन से टेंस के अंदर कौन सी वर्ब का प्रयोग होता है और क्यों होता है। इसमें मैं विशेषकर जो कारण होता है उस पर मैं विशेषकर जिक्र करता हूँ हमेशा। आप देखिए गो, गो का मतलब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या है, फर्स्ट फॉर्म। तो हमेशा ध्यान रखना जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, इसका प्रयोग किसके अंदर होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग इसको बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम हमेशा क्या बोलते हैं, प्रेजेंट फॉर्म। उसके बाद जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसको बोलते हैं विद्यार्थियों पास्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं, पास्ट फॉर्म। बस इसके अंदर कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, समझिए आप। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसे बोलते हैं परफेक्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोलते हैं विद्यार्थी, परफेक्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म। और वर्ब की जो चौथी फॉर्म होती है इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। कौन सी फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस है ना, कॉन्टिन्यूअस वाली फॉर्म या फिर आईएनजी वाली फॉर्म, समझ में आएगा। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को क्या बोलते हैं, एस या ईएस वाली फॉर्म। एस या ईएस वाली फॉर्म, ये किस फॉर्म को बोलते हैं, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को। देखिए मैंने क्या कहा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म बोलते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं, वर्ब की चौथी फॉर्म को कॉन्टिन्यूअस वाली फॉर्म बोलते हैं, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जिसको एस या ईएस वाली फॉर्म या उसको प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं। समझ में आई बात, उसको एक और बोलते हैं, एक और नाम है इसका, या प्रेजेंट फॉर्म। क्या है, प्रेजेंट फॉर्म। देखिए विद्यार्थियों मेरी बात सुनिए अच्छे से, डाउट की कोई बात नहीं रहनी चाहिए आपके अंदर। यदि मेरे से पढ़ रहे हो तो डाउट लेके आज जा रहे हो तो फिर समस्या है, समस्या है। क्योंकि आप देखोगे तो आपको कम से कम वर्ब की फॉर्म भी समझ में आ गई। तो आज की क्लास के अंदर आकर आपने कुछ ना कुछ सीखा है और उससे आपका हमेशा थोड़ा सा बेनिफिट भी हुआ। तो मेरी खुशी उसी में एक विद्यार्थी हमेशा हंसता हुआ क्लास देख के ऐसा जाएगी, उसको समझ में आएगी मेरा डाउट सब क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनिए आप यहाँ थोड़ी सी कि प्रेजेंट फॉर्म का प्रयोग किस टेंस में होता है, प्रेजेंट फॉर्म का प्रयोग होता है प्रेजेंट टेंस में। इसको प्रेजेंट फॉर्म ही कहते हैं, इसलिए इसका प्रयोग कौन से टेंस में होता है, प्रेजेंट टेंस में होता है, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहते हैं, इसीलिए इसका प्रयोग कौन से टेंस में होता है, पास्ट टेंस में होता है। आई समझ बात, बहुत अच्छे से। वर्ब की थर्ड फॉर्म को परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं, इसीलिए इसका प्रयोग जो भी परफेक्ट भाग होता है, अब प्रेजेंट का परफेक्ट होगा तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पास्ट का परफेक्ट होगा तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फ्यूचर का परफेक्ट होगा तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये किसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म बताओ, केवल और केवल मेन वर्ब की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ विद्यार्थी, मेन वर्ब। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, मेन वर्ब। ये मेन वर्ब की फॉर्म होती है, हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म कभी नहीं होती। हेल्पिंग वर्ब किसी खुद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म होती है, तो हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं होती, सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म बनती है हमेशा मेन वर्ब की। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना। तो परफेक्ट फॉर्म का प्रयोग कौन से में होगा, परफेक्ट टेंस में, ठीक है। उसके बाद में जो आईएनजी वाली फॉर्म है इसका प्रयोग होगा कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और एस और ईएस वाली फॉर्म का प्रयोग होगा प्रेजेंट टेंस में। अब मेरी बात सुनो, आप कहोगे प्रेजेंट टेंस तो एक है, प्रेजेंट टेंस का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऐसे समझिए आप। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, और साथ ही साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, फ्यूचर का जो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है उसके अंदर भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देखने को मिलता है। समझ में आई बात, ठीक है।
सुनिए विद्यार्थियों, तो इतनी बात समझ में आपको अच्छे से आ गई। और प्रेजेंट फॉर्म का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में करेंगे, पास्ट फॉर्म का प्रयोग पास्ट टेंस में करेंगे, परफेक्ट फॉर्म का प्रयोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हमेशा परफेक्ट फॉर्म में ही होगा। मतलब जो परफेक्ट भाग होगा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का पास्ट टेंस में करते हैं, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म ही बोलते हैं। इसीलिए आगे आप टेंस पढ़ोगे सिंपल पास्ट, उसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। 12 टेंसेज में से केवल एक ऐसा टेंस है सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, उसके अंदर ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। आगे देखोगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका प्रयोग परफेक्ट वाले भाग के अंदर किया जाता है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस वाले टेंस में किया जाता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? किसी भी काम का जारी होना। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही बताती है कि कोई भी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलो या फिर इसको आईएनजी वाली फॉर्म बोल दो, तो इस यही बताती है कि कोई भी एक्शन जारी है, क्योंकि प्रेजेंट तो बता रही है कोई एक्शन होता है, सेकंड वाली बताती है कोई एक्शन हो गया, और परफेक्ट वाली बताती है कोई भी एक्शन अभी अभी पूरा हुआ है लेकिन काम तो जारी है ना। तो वर्ब की चौथी फॉर्म हमेशा ये डिनोट करती है कोई भी एक्शन जारी है, इसीलिए इसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म या फिर आपको इसको जीरेंट फॉर्म या आप इसको बोलोगे आपका, ठीक है ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये सब इसी को ही बोलते हैं। और जो वर्ब की पांचवी फॉर्म होती है उसको एस या ईएस वाली फॉर्म बोलते हैं, और इसका प्रयोग हमेशा कौन से टेंस में होता है? प्रेजेंट टेंस में। और साथ ही साथ इसको सिंगुलर फॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर आप देख लो ईएस लगा है, या तो एस लगता है या ईएस लगता है, या ओ था इसकी वजह से वहां पे ईएस लगा, और इसीलिए इसका प्रयोग हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, इसीलिए इसको सिंगुलर फॉर्म भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्लूरल फॉर्म। इसी अगले वाले टेंस के अंदर मैं आपको एक बात समझाऊंगा, तो आई होप वर्ब का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छी बात है, आपको वर्ब का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मैंने बताया आपको वर्ब का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे 2-3 बातें और हैं, इनका जिक्र कर लेते हैं, फिर हम अच्छे से आगे बढ़ लेंगे, ठीक है ना। अब एक आपको देखना है सेंटेंस, क्या होता है सेंटेंस। ये इसका थोड़ा सा, मैं तो हम तो बेसिक्स के अंदर यही जान रहे हैं ना कि कोई भी मतलब जो सेंटेंस है हिंदी का उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। हमारा मकसद तो यही है बेसिक पढ़ने का। हमें किसी ने हमको सेंटेंस दे दिया, ग्राम विद्यालय जा रहा है, भाई साहब आप उस क्लास में पढ़ते हो, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हम नहीं कर सकते ना। यहाँ हमने पढ़ा था, हम अच्छे से बेखौफ कर सकते हैं, कोई तकलीफ ही नहीं है। तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको बस, और वही चीज मैं करवा रहा हूँ। आप देखिए सेंटेंस का मतलब वाक्य। तो वाक्य वैसे तो ओवरऑल देखेंगे वाक्य 5 तरीके के होते हैं। ऑप्टेटिव हो गया, असर्टिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटिव हो गया, इंपेरेटिव हो गया, 5 तरह के वाक्य होते हैं। लेकिन टेंस के आधार पर केवल और केवल एक तो आपको असर्टिव की 2 टाइप और एक इंटरोगेटिव वाक्य को ही पढ़ना है, ठीक है। इतना ध्यान रखना टेंस आधार पर। अब आप देखिए पहला जो वाक्य होता है उसका नाम है पॉजिटिव। क्या नाम है विद्यार्थियों? बोलिए, आप गुनगुनाइए ना, आप ही पढ़ रहे हो। पॉजिटिव। और इसी का दूसरा नाम है अफर्मेटिव। क्या है? अफर्मेटिव। किसका नाम है? पॉजिटिव सेंटेंस का। दूसरा जो सेंटेंस होता है विद्यार्थियों, उसका नाम है नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। मतलब ये नेगेटिव बात करेगा, ठीक है ना। इसके अंदर नेगेटिव एडवर्ब का प्रयोग होगा, नेवर का, नॉट का, सेल्डम का। वैसे तो अपन किसकी यूज करते हैं? नॉट का यूज करते हैं बस। बाकी ज्ञान की बात एडवांस लेवल में अच्छे से करेंगे। जब आपको सीख जाओगे ना, आप क्वेश्चन पूछने लायक हो जाओगे, तब हम भी आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि इसका आंसर दीजिए। अब आप बेसिक्स बिगिनर हो, बस ऐसा समझ लो छोटी क्लास में पढ़ रहे हो और आप अच्छे से सीख रहे हो, जल्दी से सीख लो, किसी को पता ना चले। इंटेरोगेटिव। अगला सेंटेंस कौन सा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आई समझ में बात? नहीं आई तो मैं बता देता हूँ। सेंटेंस हम यहाँ पर 3 तरीके के सेंटेंस को, वैसे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव असर्टिव की 2 टाइप होती है। एक सेंटेंस आता है असर्टिव, उसके 2 बेटे हैं, उसकी 2 टाइप्स होती है। असर्टिव सेंटेंस आर 2 ऑफ टाइप्स। फर्स्ट वन पॉजिटिव इज कॉल्ड, अगेन इसको दूसरे नाम से किसके नाम से पुकारते? अफर्मेटिव। और सेकंड कौन सा है? नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये समझना। अब देखिए आप, हम वाक्य पढ़ रहे हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। अब इस वाक्य की स्ट्रक्चर पढ़नी होगी हमें। स्ट्रक्चर का मतलब संरचना पढ़नी होगी कि ये वाक्य बनता कैसे है, या फिर इस वाक्य को इंग्लिश में लिखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, फिर बाद में क्या आता है, फिर बाद में क्या आता है, ये चीज पढ़नी है। या फिर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का क्रम क्या रहने वाला है वो पढ़ना। आप कोई चीज की संरचना बनाते हो, बिल्डिंग बनाते हो, तो उसकी स्ट्रक्चर ढांचा ये रहेगा, उसी की संरचना हमें पढ़नी है। देखिए आप, पॉजिटिव की संरचना क्या रहने वाली? सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का प्रयोग होता है शुरुआत में। आई बात समझे? बिल्कुल अच्छे से। इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, मैं कंप्लीटली एक बार लिख देता हूं। फिर होता है मेन वर्ब का प्रयोग। किसका प्रयोग? मेन वर्ब का प्रयोग। मेन वर्ब का भी प्रयोग होता है और हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग होता है, ठीक है ना। और देन उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब आपके दिमाग के अंदर एक बात
थोड़ी सी दिक्कत दे रही होगी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये दोनों आती है क्या? नहीं, दोनों जब भी क्रॉस होता है, इसकी लाइन होता है, इसका मतलब या तो ये या फिर ये आती, दोनों है। मेन वर्ब भी आती है। कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे टेंस है जिनके पॉजिटिव में मेन वर्ब का प्रयोग होता था, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन वो दो ही टेंस है जिसके पॉजिटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का प्रयोग होता है। वही ग्रामर ने थोड़ा सा अटपटा बना दिया, इसीलिए बच्चे को समझ में नहीं आता और बच्चे वहां से भाग जाते, हमको टेंस समझ में नहीं आता। वही दिक्कत है और उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस की एक पहचान होती है, सबसे पहला सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब है। बिना हेल्पिंग वर्ब के, विदाउट हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव सेंटेंस इज इम्पॉसिबल या नॉट पॉसिबल। बिना हेल्पिंग वर्ब के नेगेटिव सेंटेंस पॉसिबल नहीं है। आई समझ में बात आ गई ना? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है तीसरे स्थान पर कौन आता है? नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये कौन से टेंस की, मतलब कौन से सेंटेंस की पहचान है? आपको हो गई ये नेगेटिव सेंटेंस की पहचान है। नेगेटिव में शुरुआत में सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर नॉट आता है, फिर मेन वर्ब आता है, फिर क्या आती है? ऑब्जेक्ट। तो ये कौन से सेंटेंस की पहचान होगी? नेगेटिव की, ठीक है ना? नेगेटिव में हमेशा ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में किसका प्रयोग होता है? नॉट का, ठीक है। और ऐसे भी याद रखो, कुछ समय के लिए ऐसे याद रख लो कि तीसरे स्थान पर नॉट आता है, ऐसे समझ लो। वैसे तो इंटरोगेटिव नेगेटिव पढ़ोगे ना, WH वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव, तो उसमें नॉट चौथे स्थान पर आता है, लेकिन यहाँ पर तीसरे स्थान पर आता है, इतना देख लो। इंटरोगेटिव सेंटेंस आर टू ऑफ टाइप्स, ये भी दो प्रकार के होते हैं। मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं बस बेसिक चीजें आपको समझा रहा हूँ। जब आप ये समझ जाओगे ना, उसके बाद में मैं आपको एडवांस की लेवल की चीजें बताना स्टार्ट करूंगा। देखो ये सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और एक शुरू होता है आपके WH वर्ड से। अब WH वर्ड वाले को क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाले को क्या कहते हैं, वो बात की बात, आप पहले बस पढ़ो इतना। हेल्पिंग वर्ब से शुरू, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर आता है ऑब्जेक्ट। कौन से सेंटेंस में? जब भी कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो उसके तुरंत बाद में सब्जेक्ट आएगा। ये 100% ग्रामर दावे के साथ कहती है। और जब भी कोई सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होगा, WH वर्ड यदि सेंटेंस के बीच शुरू में आया, बीच में नहीं, शुरू में आया, ठीक है ना, तो शुरू भाई कोई भी सेंटेंस का शुरू में WH वर्ड है, इसका मतलब सेंटेंस WH वर्ड से ही तो शुरू हुआ है ना, तो इसके बाद में भी क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। फिर ऊपर वाला सेम टू सेम आप लिख सकते हो, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखो विद्यार्थियों, पहली क्लास है टेंस की, और लास्ट में फुल स्टॉप की जगह एंड विथ या एंड्स विथ इंटरोगेटिव सेंटेंस, एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क के साथ में इंटरोगेटिव सेंटेंस खत्म होते हैं। आई समझ बात? अब आप देखिए अच्छे से, मैं तो अब हम आगे बढ़ेंगे। एक बार आप वापस रिवीजन कर लीजिए। पॉजिटिव सेंटेंस में शुरुआत में सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आती, फिर ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन मैं आपको दो बात बताता हूँ, उस बात को आप कॉपी में लिखे हैं, गौर कीजिए अच्छे से जिस बात के बारे में जिक्र करता हूँ। मैं ये कहता हूं कि ओवरऑल कितने टेंसेज हो गए आप बताइए? 12। कितने हो गए? प्रेजेंट के 4 भाग, पास्ट के 4 भाग, फ्यूचर के 4 भाग, ओवरऑल कितने टेंसेज हुए? 12। 12 टेंसेज के अंदर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। ये बात मैंने बात क्या बोली? 12 टेंसेज के अंदर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन प्रत्येक टेंस के 3 वाक्य होते हैं। प्रत्येक टेंस के अंदर प्रत्येक टेंस के जो वाक्य होता है उसको 3 तरीके के वाक्य बनाए जा सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव 2 टाइप का, लेकिन वाक्य तो एक ही होता है ना, इंटरोगेटिव। तो ऐसा समझिए आप। अब आपको ध्यान रखने बात ये होगी, ये बात है कि प्रत्येक टेंस के मतलब 3 वाक्य होते हैं, लेकिन जो 12 में से 2 ऐसे टेंस है, तो 12 में से 10 टेंस के अंदर क्या होता है कि 12 में से 10 टेंसेज के अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों के अंदर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। मैंने बात क्या बोली विद्यार्थी, आप सुनिए। 12 में से 2 ऐसे टेंसेस है जिनके अंदर, जिनके पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सभी तरह के वाक्यों के अंदर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग संभव है और हेल्पिंग वर्ब 100% आती है, ठीक है। लेकिन बट 2 ही ऐसे वाक्य हैं जिनके अंदर हेल्पिंग वर्ब तो आती है, 2 ही वाक्य नहीं बल्कि 2 ऐसे टेंस है जिनके अंदर हेल्पिंग वर्ब तो आती है। अब हेल्पिंग वर्ब क्यों आती है? क्योंकि मैंने अब एक बात बोली थी, बिना हेल्पिंग वर्ब के इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस संभव ही नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब तो उसमें भी आगे होगी, क्योंकि प्रत्येक टेंस के 3 वाक्य होते हैं, तो उनमें हेल्पिंग वर्ब आती है, वो आती है इंटरोगेटिव और नेगेटिव में, लेकिन पॉजिटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। तो आप लिख सकते हो ओवरऑल 12 टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात आप ये लिख सकते हो प्रत्येक टेंस के 3 तरीके के वाक्य होते हैं, मतलब प्रत्येक टेंस में 3 तरीके के वाक्य बनाए जा सकते हैं। फर्स्ट वन पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव।
तो ऐसे समझो कि 12 में से 10 टेंसेज के अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव तीनों प्रकार के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। आई समझ में बात? लेकिन 2 ऐसे टेंसेज हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है परंतु नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है, बल्कि तथा या परंतु परंतु पॉजिटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। तो मेरी बात आपको ये थोड़ी सी इसी वजह से बच्चे समझ नहीं पाते कि जो सेंटेंस है, और इसको यदि हम ऐसे लिखते थे सब्जेक्ट मैन वर्ब ऑब्जेक्ट, तो वैसे ही सही है लिखने का तरीका, लेकिन फिर भी आप कहोगे सर पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी आती है, ठीक है ना। अब जब हेल्पिंग वर्ब आएगी तो पीछे मैन वर्ब भी आएगी, लेकिन ज्यादातर लिखने का हमारा तरीका वो ही लिखते हैं कि क्या लिखते हैं, पॉजिटिव वाक्य को मैन वर्ब से ही शुरू करते हैं। ये 2 स्ट्रक्चर आता है किसके लिए, ये 2 स्ट्रक्चर आता है आपका वो 2 टेंस कौन से आपको बताऊं, एक तो सिंपल का प्रेजेंट और सिंपल का पास्ट, मतलब प्रेजेंट का पहला भाग और पास्ट का पहला भाग। इन दोनों टेंसेज का पहला भाग है तो उसके अंदर पॉजिटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। लेकिन इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज, वो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में आती है। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, जो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में आती है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के अंदर पॉजिटिव में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैन वर्ब से ही काम चलाते, ये ध्यान रखना। तो पहली क्लास है, इसके अंदर टाइम लगेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत सारे मिक्स कॉन्सेप्ट है जो भी सभी टेंसेज के अंदर काम आने वाले हैं। सब सब्जेक्ट देखना, वर्ब का कॉन्सेप्ट देखना, सेंटेंस की संरचना देखना, तो ये चीज हमें पहली क्लास रखे, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्लास थोड़ी लेंथी होगी, लेकिन बाकी वाली सब क्लासेज 20 या 30 मिनट के अंदर ही होगी। समझ में आई बात? ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूँ, हटाता हूँ, ये आपने लिख दिया होगा। देखिए सॉरी, अगली बात आप देखिए अच्छे से, क्या सुन रहे हो। अब मैं ये बोलता हूं कि सबसे पहले आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बताता हूं। सब्जेक्ट, क्योंकि आप पहली बार आए तो आपको हो सकता है इसी से समझ में आए। सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट के तरीके से, मैं एक बात बता दूं आपको, वाक्य में जिसके बारे में बात होती है, इस सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोलते हैं। वाक्य में जिसके बारे में बात होती है या फिर वाक्य में जो कार्य करता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। काम करने वाले को क्या बोलते हैं? कर्ता। इसीलिए अपन बोलते हैं जो कार्य करता है उसे बोलते हैं कर्ता, मतलब कार्य करने वाले, यानी कार्य और करने वाले को कर्ता। तो जो काम करने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? कार्य करता। तो ये चीज भी आपने ध्यान रखनी, ठीक है ना। तो आप क्या करना, कार्य करने वाले को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। इसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता, यानी मतलब कार्य करने वाला, काम कार्य करने वाला, काम करने वाला, ठीक है ना। काम करने वाला कौन होता है? कर्ता होता है। 2 प्रकार का होता है, एक होता है भैया सिंगुलर, विद्यार्थी पहला कौन सा होता है? सिंगुलर, और दूसरा कौन सा होता है? प्लूरल। कौन सा होता है? प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट वैसे तो बहुत सारे होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ऐसे समझो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि नाउन किसे कहते हैं। दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें उन सभी को नाउन ही कहते हैं जिनका नाम है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन और प्लूरल प्रोनाउन को ही मान के चलना है। तो सिंगुलर प्रोनाउन कौन कौन से हो गए? ई, सी, ये मेल के लिए, फीमेल के लिए, दोनों का हिंदी में अर्थ वही होता है। इंग्लिश के अंदर इसको ई पढ़ते हैं, इसको सी पढ़ते हैं। ई, सी, इट और कोई नाम, ठीक है ना। नाम कैसा? कोई प्रॉपर नाउन हो गया। नाम का मतलब होता है, नाम हमेशा सिंगुलर ही होगा। किसी भी व्यक्ति का नाम हो, लड़के का नाम हो, लड़की का नाम हो, किसी जीव जंतु का नाम हो, हमेशा क्या होता है? सिंगुलर ही होता है, केवल नाम। और नाम में कभी एस और एस नहीं लगता। स्पेलिंग में ऐसा आता है, उसको आप ऐसे मत मानिए कि जैसे किसी की स्पेलिंग के पीछे ग्रीस, जैसे मान लो एस आ गया, कुछ भी एस आ गया तो आप देखोगे वो प्लूरल नहीं। बहुत सारी किताबों के नाम के पीछे ऐसा आता है। 3 इडियट्स मूवी है, तो वो मूवी है किसी का नाम भी है ना, तो नाम है, फिर वो सिंगुलर और प्लूरल कैसे होगा? इसीलिए आप समझिए, ई, सी, इट और नाम प्लस सिंगुलर नाउन, प्लस सिंगुलर नाउन, ये सारे के सारे क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट आई को प्लूरल भी माना, आई सिंगुलर भी मानते हैं आप, लेकिन आई को आप यहाँ हाल फिलहाल के लिए आई को प्लूरल मानो। कहाँ पे प्लूरल, कहाँ पे सिंगुलर, वो मैं बताऊंगा। आई, वी, फिर विद्यार्थियों यू, और फिर दे, ये 4 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं। प्लस प्लूरल नाउन, प्लस PLU RL प्लूरल नाउन, ये 4 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कैसे होते हैं? हमेशा प्लूरल, आई, वी, यू और दे, और प्लस प्लूरल नाउन।
ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। सब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन कौन कौन से हो गए, ही सी इट दे इट नाम, और प्लूरल कौन से हो गए, आई यानी मैं, वी यानी हम, यू यानी तुम, और दे यानी वे, ये सारे के सारे। और उसके साथ प्लूरल नाउन है तो इनको क्या माना जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा। और सिंगुलर में ही सी इट नाम और कोई सिंगुलर नाउन, इसको क्या माना जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। अब सबसे बड़ी बात ये है, कॉन्सेप्ट में लिखता हूं, ये बात आप कान गांठ बांध के इसको सुन लीजिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब, ये ग्रामर की बहुत बड़ी बात ग्रामर ने एक दिन कह दी। क्या कहा कि भैया सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब आएगी, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब आएगी, मतलब प्लूरल वर्ब ही आएगी। याद करने लायक बात क्या है, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही क्या होगी, PLURL प्लूरल वर्ब होगी। क्या होगी, प्लूरल वर्ब होगी। तो ये दो चीजें आपको समझ में आ गई, और ये दो चीज और समझ में आ गई। अब मेरी बात सुनो, इसको नोट करो, फिर देर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, करो इसको नोट, रिमूव करो, हटा लो, बिल्कुल। देखिए अब हम जल्दी जल्दी बस आज क्योंकि बेसिक्स पढ़ेंगे, जो भी टेंस का बेसिक्स हमें सेंटेंस बनाने से पहले जो ध्यान रखना होगा उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब तो बस बहुत कम ही एक वर्ब रही, बस और कुछ नहीं। अब आप देखिए, अब सुनिए आप, अब एक कॉन्सेप्ट और नोट कीजिए। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग लिखिए, आप लिखिए, बेसिक्स बच्चे आप लिखेंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग PLURAL प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, आप कहोगे हम तो हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के लिए, मेन वर्ब कहां से आ गई, मेन वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कब से होने लगा है। लेकिन आप ध्यान रखिए, जिस टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जिस टेंस के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वहां पर काम किससे चलाओगे भैया, तो वहां पे काम चलेगा मेन वर्ब से। इसलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहला ही टेंस है और पहला ही सेंटेंस आप बता देंगे, क्योंकि जो भारी भारी जो बातें दे रखी वो पहले टेंस में दे रखी, इसलिए बच्चा वहां से भाग जाए, वो बहुत सारी समस्या है। क्योंकि टेंस पढ़ने से पहले कॉमन चीज है, अपन को खेल, वो कहते हैं युद्ध लड़ने से पहले तैयारियां करनी पड़ती है, ऐसे ऐसे वार हो सकते हैं, उन वार से ही डर जाएंगे तो हम क्या युद्ध लड़ेंगे। तो जो बेसिक्स चीजें है ना वो पहले हमें कवर करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप देखिए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, ठीक है ना, तथा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S और ES का प्रयोग, मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब S और ES लग जाएगा तो इसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। किसके साथ होता है विद्यार्थियों, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, या के लिए होता है, के लिए होता है। किसके लिए होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। क्यों होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही क्यों होता है, सिंगुलर के साथ क्यों नहीं होता, क्योंकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब ऐसा ये बात ध्यान रखना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की प्रकृति हमेशा प्लूरल होती है। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्रकृति मतलब नेचर में, वो हाव भाव में कैसी होगी, प्लूरल होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगा नहीं सकते, इसीलिए हम कहते हैं कि प्लूरल होती है तो इसको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही लगाएंगे। क्योंकि अभी हमने बात क्या पढ़ी, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस प्लूरल वर्ब, तो इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, इसीलिए इसका प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। मैं एडवांस में आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ इतना ध्यान रखना। अब मेरी बात सुनो, यदि कोई सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो क्या करेंगे, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो भैया S लगाएंगे या ES लगाएंगे। ES कहां पर लगता है, जिस वर्ब के अंत में, ये नोट कर देना, जिस वर्ब के अंत में CH SH, ठीक है ना, X O और Z, ठीक है ना, ये किसी वर्ब के अंत में है, CH SH X और जोड़, ये किसी वर्ब के अंत में है, तो उस वर्ब में क्या लगेगा, ES लगेगा। बाकी जितनी भी दुनिया की वर्बें हैं उनको आप 5 ही फॉर्म बनाना चाहते हो
तो आपको क्या लगेगा, ऐसे लगेगा। एक बात और ध्यान रख लेना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही एस और एस लगता है। इस बात का और ध्यान आप रखिएगा, ठीक है ना। मैंने क्या बात बोली, आईएनजी लगेगा वो भी पहली फॉर्म में लगेगा। वैसे प्रत्येक वर्ब की 3 फॉर्म ही होती है, चौथी फॉर्म और पांचवी फॉर्म तो हम अपने आप बनाते हैं। पहली फॉर्म के अंदर आईएनजी लगा दिया, जैसे गो पहली फॉर्म थी, उसके अंदर आईएनजी जोड़ दिया, क्या बन गया, गोइंग, चौथी फॉर्म बन गई। पहली फॉर्म थी गो, इसके अंदर एस तो लगेगा नहीं क्योंकि अंतिम अक्षर ओ है, तो ईएस लगेगा। अंतिम अक्षर ओ है तो क्या लगता है, ईएस। ईएस लगने से क्या बन गया, गोज, तो ये पांचवी फॉर्म बन गई। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। मेनली वर्ब की 3 फॉर्म होती है, मैं बता चुका हूं। तो अब सारे के सारे जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट थे वो सारे के सारे क्या हो गए, कंप्लीट हो चुके। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है तथा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है। अब ज्यादा बेसिक्स में यदि मैं आपको डुबाऊंगा, यदि बेसिक्स में ज्यादा बात करेंगे, जो बात हमने की है वो भी आपकी माइंड से निकल जाएगी। इसलिए हम कोशिश करते हैं इन सीखी हुई चीजों के ऊपर ही हम कोशिश करेंगे और सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको आज का टेंस, आज की क्लास के अंदर क्या करते हैं, केवल और केवल मैं एक प्रेजेंट टेंस तो आपको खत्म करवाई देता हूँ, ठीक है ना। ताकि जो नेक्स्ट क्लास होगी वो किसके बारे में होगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। उसमें हमें कुछ भी नई चीज कुछ भी नहीं जाननी, केवल हेल्पिंग वर्ब जाननी है और बाकी तो हमने संरचना जान ली, ठीक है। मेन वर्ब का प्रयोग हमने जान लिया, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट हमने जान लिए, तो उसमें क्या जानना, केवल बस आते ही वाक्य ही बनाने, बस यही ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसको आप नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गए विद्यार्थी, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे मेन मुद्दे की ओर और अब रण में उतरते हैं, मैदान में उतरते हैं और शुरुआत करते हैं टेंस की। किसकी शुरुआत करते हैं विद्यार्थी, टेंस की। और पहले टेंस का नाम आप अच्छे से बताइए, और उस पहले टेंस का नाम है हमारा, वो क्या टेंस है, उसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जय हो किसकी, सरस्वती जी की। प्रेजेंट इंडेफिनिट, समझ में आई बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना। माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेके हम इस टेंस को शुरू करते हैं और आई होप मेरे बोले गए शब्दों के द्वारा ऐसे शब्द बोले जाए ताकि आपको आराम से इस टेंस में कोई घबराहट नहीं हो और पहली बार और आखिरी बार इस टेंस आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब देखिए आप, अब मेरी बात सुनिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहले मैं आपको इस चीज रटने के लिए कहता हूं, आप ऐसे ही समझ लो, काम की नीयत क्या करें, ता है, ती है, ते है। क्योंकि आप अभी बच्चे हो तो आपको पता नहीं, अभी तक आपका बेसिक्स कमजोर है, बेसिक कमजोर है तो बच्चे ही हो आप, ठीक है ना। ता है, ती है, ते है। यदि किसी वाक्य के, हिंदी के किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है तो वाक्य किसमें होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि इंडेफिनिट का मतलब होता है सामान्य घटना, जो काम रोज की जिंदगी के अंदर जो काम नॉर्मल होता है, जो काम रोजाना होता है, जो काम नॉर्मल होता है, इसको एडवांस में पढ़ेंगे। इस सबसे बड़ा एडवांस में कोई टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और ये पास्ट का और परफेक्ट वाला, इंडेफिनिट और परफेक्ट वाला पोर्शन सबसे ज्यादा आता है। पेपर में भी बहुत पूछा जाता है, इसके अंदर बहुत सारे फैक्ट पढ़ने को होते हैं, लेकिन हम उन चीजों पर जिक्र ना करेंगे। अब हम ये पढ़ेंगे कि हिंदी के किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है या आ ई ए, ठीक है ना। ये हिंदी के किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है तो वो वाक्य हमेशा ध्यान रखना कौन से टेंस का होगा, तो आप देखोगे वो टेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब इस टेंस के अंदर क्या लिखना है, 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला वाक्य, बस वाक्य बनाना है, अब हमें क्या करना, पहला वाक्य होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है विद्यार्थियों नेगेटिव, तीसरा होता है इंटेरोगेटिव। कौन सा होता है, इंटेरोगेटिव। पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आई बात समझ में, बहुत अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है ना। अब आप देखिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इतनी बात समझ में आई। पॉजिटिव का मतलब तो आप समझ गए, नेगेटिव इंटेरोगेटिव का मतलब भी आप समझ गए। अब मुझे ये बताइए, इसके अंदर एक बात यहाँ पर और लिखिए, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, डू और डज। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, डू और डज। और डू डज के पीछे हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। एक नई बात और बता रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, डू डज। क्योंकि प्रत्येक टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, क्योंकि बिना नेगेटिव और बिना हेल्पिंग वर्ब के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन नहीं सकता। तो प्रत्येक सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी और इसलिए इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज। और उसके पीछे मेन वर्ब की कौन सा फॉर्म का प्रयोग होता है, फर्स्ट फॉर्म का। ये ध्यान रखना, ठीक है, रखोगे ध्यान, बहुत अच्छी बात। डू का प्रयोग होता है आपका प्लूरल के लिए, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये ओ है अंत में, तो इसमें ईएस लगे। डज का प्रयोग होता है सिंगुलर के लिए,
एक बात आपको कह दो, मैं कह देता हूँ आपकी, जिस भी वर्ब के अंत में एस होता है तो वो वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। जैसे वाज सिंगुलर, हैज सिंगुलर, इज सिंगुलर, डज सिंगुलर, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी क्या हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? सिंगुलर। जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है सिंगुलर होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आप देखिए, ठीक है, इतनी बात समझ में। अब मेरी बात सुनिए आप कि पॉजिटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या बनेगी। पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ये दो संरचना होती है, या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको भी यहाँ पर ये समस्या क्या है? आखिरकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की दो पहचान कैसे होती है? एक पहचान ये होती है हेल्पिंग वर्ब डू डज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एक पहचान इसकी और होती है, वो होती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। ये दो पहचान होती है इस टेंस की। कौन से टेंस की? प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उस टेंस की विद्यार्थियों दो पहचान होती है। एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब डू डज प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक पहचान होती है इसकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस। डू का प्रयोग प्लूरल के लिए, डज का प्रयोग सिंगुलर के लिए। समझ गए? तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में आपको तकलीफ आएगी नहीं, हेल्पिंग वर्ब आ गई। पॉजिटिव वर्ग के अंदर क्या है कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता नहीं। मैंने एक बात बताई आपको कि ओवरऑल 12 टेंसेज होते हैं, 12 में से 10 ऐसे टेंसेज हैं जिनके तीनों प्रकार के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। सुनिए मेरी बात, नींद मत लीजिए। प्रेजेंट इंडे, ध्यान रखिए क्लास में, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, ये दो ऐसे टेंस हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन जो पॉजिटिव वर्ग के होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, काम मेन वर्ब से चलाते हैं। इसीलिए यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस और ईएस आती है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई बात समझ में? आई होप आपको अच्छे समझ में आएगी। यहाँ पर काम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ना होकर मेन वर्ब का प्रयोग होता है। जब सब्जेक्ट की तुरंत बाद में मेन वर्ब का प्रयोग होता है तो जो मेन वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, ठीक है ना। मेन वर्ब का प्रयोग दो तरीके से होता है, मेन वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से भी लगती है और मेन वर्ब का प्रयोग विशेषकर ज्यादातर तो हेल्पिंग वर्ब से हिसाब से होता है। इन दो टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, इसीलिए क्या होता है कि मेन वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से, मतलब मेन वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। बाकी वाला सभी टेंस में इजारे में हेल्पिंग वर्ब होती है, वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब, एज है हेल्पिंग वर्ब, तो उन सभी टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग के अनुसार ही मेन वर्ब की पहली फॉर्म या दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म जो भी लगती है, इजारे के बाद में चौथी फॉर्म लगती है, एज के बाद में थर्ड फॉर्म लगती है, तो उस प्रकार से लगती है। अब नेगेटिव की पहचान क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो हेल्पिंग वर्ब आपको होगी डू और डज, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस पहले सब्जेक्ट आता है फिर डू डज आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है। लेकिन हम तो इस टेंस का पर्सनल पढ़ रहे हैं नेगेटिव, तो हम क्या पढ़ेंगे? डू डज लिखेंगे प्लस तीसरे स्थान पर नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इंटरोगेटिव सेंटेंस पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब है क्या? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप कहोगे आपको कर सर पता कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि डू डज हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। कॉन्सेप्ट है, मैं नहीं कह रहा, ग्रामर कह रही है, ये यहाँ पर कोमा है, ठीक है। अभी देखिए, तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो ये और ये WH वर्ड वाले में सबसे पहले WH वर्ड आ जाएगा। ये आप नहीं, मैं नहीं बना रहा हूँ, आप बना रहे हो, क्योंकि आपको समझ में आ चुकी चीजें। हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होगा? डू या डज का प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आएगा? और क्वेश्चन मार्क क्लास, ठीक है, इसका ध्यान अच्छे से रखिए। तो आई होप आज की क्लास के अंदर आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आई होगी। कल की क्लास के अंदर हम जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसकी ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अभी इसकी प्रैक्टिस हमें अच्छे से करनी है। दो तरह के सेंटेंस देके मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ, फिर आपको हम धीरे धीरे आके सेंटेंस आप मन से बना के लाना और आप अच्छे से खुद प्रैक्टिस करना। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, आप जल्दी से लिखो, फिर इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है ना। पॉजिटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस भी आता है। ये प्लूरल के लिए, ये सिंगुलर के लिए मैं पीछे बता चुका। डू डज हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि नेगेटिव में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर नॉट आता है, फिर मेन वर्ब आता है। और इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू, एक WH वर्ड से शुरू। जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू तो तुरंत बाद में सब्जेक्ट, WH वर्ड से शुरू तो तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब। लिखिए इसको। हो गया? ठीक है, बहुत अच्छी बात, खूबसूरत। बस तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, टेंस को हम जीतेंगे, अंतिम दम तक लड़ेंगे और बेसिक से लड़ेंगे ताकि हमें कोई नहीं हरा सकता। इतना हिंदी का कठिन सेंटेंस देंगे, हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके ही रहेंगे। जब भी मैं क्लास लाऊं आप शिद्दत के साथ उसे देखिएगा, क्योंकि क्लास लेने में
और कंटेंट को प्रोवाइड करवाने में सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत मेहनत लगती है। आप उस मेहनत को बेकार में ना जाने दिए। मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, तो आप भी सीखने की कोशिश आप खुद के लिए कीजिए, ठीक है ना। अब इसके वाक्य, अब हम आ रहे हैं सेंटेंस पर, ठीक है ना। सेंटेंसेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट कोई पढ़ रहे हैं तो एडिंग अलग से आ डालेंगे। वैसे मैं लिखता हूँ, अलग से डालने की जरूरत नहीं। राम पुस्तक पढ़ता है। मैंने तो जान लिया ये सेंटेंस नॉर्मल प्रेजेंट का ही है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हो गया। वैसे भी अंत में देख लो क्या है, ता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कौन से टेंस का है, ता है, ती है, ते है। आपके लिए कौन सा टेंस का, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट के इस सेंटेंस को मैं कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले वैसे तो पॉजिटिव है, नेगेटिव होता तो नहीं का प्रयोग होता, इंटेरोगेटिव होता, क्वेश्चन मार्क आता, लेकिन ये तो पॉजिटिव है ना। तो पॉजिटिव की पहचान मेरे गुरुजी ने मेरे को समझाई कि सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर क्या आती है मेन वर्ब, फिर क्या आता है ऑब्जेक्ट। ये पहचान होती है पॉजिटिव सेंटेंस को बनाने की। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे ये माइंड में रखना है, बार बार यहाँ पे लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो सब्जेक्ट कौन है, काम कौन कर रहा है, राम, तो राम। फिर मेन वर्ब, अब मेन वर्ब क्या है, काम किसका हो रहा है, पढ़ने का हो रहा है, ठीक है। तो REED, क्या लिखोगे, RE डस्टर है, फिर भी हाथ से काम चला रहे। राम रीड या फिर रीड्स, ये आपके लिए मैं एक ऑप्शन देता हूँ, वो आप देखेंगे। और क्या ऑब्जेक्ट क्या है, ए पुस्तक, ए बुक। बस बन गया सेंटेंस, बना दिया। मुस्कुराओ, देखो कितनी अच्छी बात है। राम पुस्तक पढ़ता है, राम रीड या फिर रीड्स ए बुक, ये टेस्ट है आपका। अब मेरी बात सुनो, राम कैसा सब्जेक्ट है, राम किसी का नाम है ना, तो नाम कैसा होता है, हमेशा सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। आप कहोगे नाम सब सिंगुलर होता है, जब नाम सिंगुलर है तो सिंगुलर होता है, तो उसके लिए हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगता है। यानी जिस वर्ब में एस और एस होता है तो वो वर्ब क्या होती है, सिंगुलर। तो किसका प्रयोग होगा, रीड का। किसका प्रयोग होगा, रीड का नहीं, पीछे पीछे मत बोलो, किसका प्रयोग होगा, रीड्स का, ठीक है। ध्यान रखना, गुरुजी गलत कहना सही कह रहे हैं। तो राम रीड कब होता है, जब ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ऐसे नहीं आप इस रीड को करने के लिए इस राम को ही बदल दो, ना ना ना, फिर तो वाकई यहाँ राम यहाँ कहाँ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगती है, ना कि वर्ब के अनुसार। तो सब्जेक्ट मत चेंज करना, इतना ध्यान रखना। ये वैसे तुम बुद्धिमान हो, इतना तो नहीं करोगे। राम तो रीड्स ए बुक, रीड नहीं आएगा, क्योंकि रीड किसके लिए आता, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आता। लेकिन राम तो कैसा नाउन है, नाम है, तो नाम वैसे तो राम एक ही लड़का है, तो एक है तो एक वचन, एक वचन का मतलब सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस, क्योंकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्लूरल होती है, ये नहीं आएगी। अब इसको मैं नेगेटिव में बनूं तो मैं क्या लिखूंगा, राम पुस्तक नहीं पढ़ता। तो सबसे पहले तो राम आता है, सब्जेक्ट देखोगे अभी, उससे पहले संरचना लिखवाई थी नेगेटिव में, सबसे पहले क्या था, सब्जेक्ट, ठीक है। फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, डू या डज। मेरी बात सुनिए, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग भी सब्जेक्ट के अनुसार होता है। अब राम कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो क्या डू आएगा, डज आएगा। आप कहोगे नहीं नहीं सर, डज डू तो मत लिखना, क्या लिखोगे, डज लिखोगे। डज क्यों लिखोगे, क्योंकि राम सिंगुलर है। फिर तीसरे स्थान पर क्या लिखोगे, आंख बंद करके नॉट लिखना, बस तीसरे स्थान पर, सिंपल नेगेटिव सेंटेंस है। राम डज नॉट। फिर क्या लिखोगे, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। और पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ने को रीड कहते हैं, और क्या पढ़ता है वो, ए बुक। कितनी खुशी की बात है कि हमारा कौन सा सेंटेंस बन के तैयार हो गया, हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस है वो भी बन के आपके सामने तैयार हो गया। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को मैं इंटरोगेटिव बनाऊं विद्यार्थियों, तो सबसे पहले एक तो हेल्पिंग वर्ब वाला, एक WH वर्ड वाला। हम यहाँ पर केवल हेल्पिंग वर्ब वाले को ही प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता देंगे, क्योंकि इतना ज्यादा हमें जंजल में या ऐसा समझो तो जाल में नहीं फंसना है हमें, केवल और केवल। वैसे मैं बना दूंगा, फिर भी आपको ज्यादातर WH वर्ड की एक ही टाइप पढ़नी है, वो पढ़नी है हेल्पिंग वर्ब वाली, ठीक है। WH मतलब इंटरोगेटिव की हेल्पिंग वर्ब वाली टाइप पढ़नी है, WH वर्ड वाला सेंटेंस बनाने के कारण नहीं, क्योंकि उसमें WH वर्ड अलग अलग यूज होगा, कभी वाई होगा, कभी वेन होगा, कभी वेयर होगा, तो वो यूज नहीं करना। वैसे आपको वाई और हाउ ही होता है, वैसे तो वाई होता है ज्यादातर, लेकिन तुम्हें फिर भी यही मैं बता देता हूँ यूज करके, अलग से बनाता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ बना देते हैं, ये क्या बनाता हूँ, ये वहाँ देखो। तो पहले मैं सबसे पहले मैं पूछता हूँ, मैं अभी सेंटेंस हिंदी का क्या बोलेंगे, क्या राम पुस्तक पढ़ता है। सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्या राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। हिंदी समझ में आ रही होगी, क्या राम पुस्तक पढ़ता है। आप कहोगे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा शुरुआत में। अब हेल्पिंग वर्ब तो सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, और जो डू डज जाता है उसके पीछे जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार। सब्जेक्ट क्या, राम, तो राम के अकॉर्डिंग डज लगा दिया। डज राम, इसमें आर बड़ा ही आएगा, ठीक है। डज राम रीड ए बुक, बन गया ना,
बहुत अच्छे से बन गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये इसका भी इंटरोगेटिव की पहली टाइप है, हेल्पिंग वर्ब से भी हमने सेंटेंस बना दिया। अब मैं बोलूं कि राम पुस्तक क्यों नहीं पढ़ता, ये सेंटेंस कौन था, राम पुस्तक क्यों पढ़ता, राम पुस्तक क्यों पढ़ता है। पहले मैं शुरुआत में जो है सब बता देगा, राम पुस्तक क्यों पढ़ता है। तो सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग करो, क्यों के लिए WH वर्ड आता है बेटा, वाई, कौन सा आता, वाई। फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, तो वाई डज किसके लिए है, राम के लिए, वाई डज राम रीड ए बुक, राम पुस्तक क्यों पढ़ता है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आई होप आपको अच्छे से प्रत्येक सेंटेंस समझ में आया होगा। ये पॉजिटिव हो गया, राम पुस्तक पढ़ता, सब्जेक्ट मैन वर्ब ऑब्जेक्ट, राम रीड्स ए बुक। राम पुस्तक नहीं पढ़ता, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट मैन वर्ब ऑब्जेक्ट। ये कहाँ से आया, ये आपको स्ट्रक्चर मैंने बताया, वो स्ट्रक्चर आपको याद करनी पड़ेगी। नेगेटिव की, पॉजिटिव की और इंटरोगेटिव की ही स्ट्रक्चर होती है। ये नेगेटिव बन गया, ये आपका पॉजिटिव है, ये कौन सा है, पॉजिटिव, ठीक है ना। ये नेगेटिव और ये इंटरोगेटिव की पहली टाइप, ये हिंदी में इंग्लिश में, ये हिंदी में इंग्लिश में, इंटरोगेटिव की दूसरी टाइप, ठीक है ना। अब इसमें एक और सेंटेंस होता है, राम पुस्तक क्यों नहीं पढ़ता, राम पुस्तक क्यों नहीं पढ़ता। उसके लिए आप क्या लिखते हो, वाई डज राम नॉट रीड ए बुक, ऐसे होता है। समझ में बात, तो आपको अच्छे से समझ में आना है, ठीक है ना। तो वहां पर WH वर्ड कौन से स्थान पर आता, चौथे स्थान पर आता, ठीक है ना। तो ये बात भी आपको अच्छे से आई होप अच्छे से समझ में आई होगी कि हमने क्या लिखा। हमने प्रत्येक टेंस के जो आपके सेंटेंस थे वो सेंटेंस पढ़े, शब्द में हमने टेंस पढ़ा। टेंस के 3 भाग होते हैं, टेंस को 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार है, प्रत्येक टेंस के 4 भाग है। इंडेफिनेट को सिंपल बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस को प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, फिर परफेक्ट होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। इनका आज तक कोई दूसरा नाम आया नहीं, मेरी नजर में मैंने सुना नहीं, ठीक है ना, तो नहीं आया, वैसे समझो। अब आप देखिए, उसके बाद में फिर हमने पढ़ेगी सब्जेक्ट कौन कौन से सिंगुलर प्लूरल होते हैं, वर्ब का कॉन्सेप्ट बेटा भाग की चर्चा की। इंडेफिनेट का मतलब सामान्य काम, कॉन्टिन्यूस का मतलब कोई काम हो रहा, परफेक्ट का मतलब कोई भी काम पूर्ण, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब आधा पूर्ण आधा हो रहा, मतलब समय के साथ कोई भी कार्य जारी होना। तो जिन जिन विद्यार्थियों के अंदर टेंस का डाउट था, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, साथ ही क्लास समझ में आई होगी। मेरी कोशिश आपको सही दिशा में जारी दिख रही है। तो आप इस वीडियो के कमेंट में, यानी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे एक मोटिवेशन दें, कमेंट करके ये बताएं कि हाँ सर हमें अच्छे से, यहाँ भाई हमें अच्छे से क्लास है वो अच्छे से समझ में आई, बड़े भाई के नाते आपने हमें समझाया ताकि हमको अच्छे से क्लास को समझ में आया। और साथ ही हमने ये जाना कि टेंस का जो डाउट था वो टेंस डाउट कहीं ना कहीं हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो उस बात को आपने अच्छे से समझ लिया कि टेंस का डाउट क्लियर हुआ। अब आप रेगुलर नेक्स्ट पार्ट की वीडियो लाइए और फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मतलब अभी तो इसके प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट आपका, फिर उसके बाद में आपका पास्ट में चलेंगे तो पास्ट का इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फिर फ्यूचर में भी है ना, सिंपल फ्यूचर हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इन चीजों पर हम बात करेंगे। तो 12 के 12 टेंसेज में आज की क्लास इसीलिए लेंथी होगी क्योंकि हमने बेसिक्स पूरा जिक्र किया। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी मैंने करवाया, क्योंकि पहली क्लास में एक ही टेंस को पढ़ना, इसको मैंने साथ ही करवाया, इसके सेंटेंस कम करवाए। अगले जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस करवाऊंगा तो उसमें बहुत सारे सेंटेंस करेंगे, क्योंकि हमें केवल स्ट्रक्चर पढ़ के सेंटेंस ही पढ़ने और कुछ पढ़ना ही नहीं है। तो जय हिंद, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको क्लास कैसे लगी, आप अच्छे से इसको पढ़िए और छोटे भाई बहन सबके साथ इस क्लास को शेयर कीजिए ताकि वो भी टेंस की इस जो दर्द है इसको दूर कर सके और अच्छे से समझ सके। धन्यवाद।